डाइवर्सिटी मिशन के जनक श्री एच.एल. दुसाद जी की जीवन गाथा में जानेंगे कि गोसाई जी के 6 पन्नों के पत्र का जवाब क्यों दिया उन्होंने 674 पन्नों की किताब के रूप में। कैसे बने वो एक संपादकीय लेखक, चंद्रभान जी से कैसे संपर्क हुआ, जब 2005 में किस तरह से उन्होंने निकाल दी सामाजिक परिवर्तन और बीएसपी सामाजिक परिवर्तन में बाधा क्यों नामक किताबें। 2002 के ऐतिहासिक भोपाल सम्मेलन का क्या रहा असर, कैसे दिया उन्होंने डाइवर्सिटी मिशन को जन्म, और साथ जानेंगे कि भारत में ही नहीं विश्व के प्रमुख देशों में है आरक्षण और भारत से कहीं ज्यादा किस तरह मिलता है विश्व के अन्य देशों में आरक्षण, जिसमें जानेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों की पूरी जानकारी। और हम जानेंगे कि बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर साहब का आरक्षण क्या था। जन्म के आधार पर वंचित व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना आरक्षण था और दुसाद जी के शब्दों में शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी ही आरक्षण है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या ईएसडब्ल्यू आरक्षण लागू होने के पीछे क्या तर्क थे, कहां तक वो सफल और कहां तक असफल, क्या जरूरी था यह आरक्षण। पूरी जानकारी एच.एल. दुसाद जी के कहानी में भाग 2। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी साथ ही जानेंगे प्राप्त क्यों बना मंडल आयोग और मंडल आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ। क्या इस समय जातीय जनगणना आवश्यक है, जातीय जनगणना का क्या पड़ेगा भारत पे प्रभाव। आइए जानते हैं पूरी जानकारी श्री एच.एल. दुसाद जी की जबानी। मैंने कहा कि त्रिपाठी जी अचानक कैसे आगमन हुआ। बोले कि चलिए हम लोग आए हैं आपको एक सरप्राइज देने के लिए। हमारे साथ जो व्यक्ति है आप यदि इनको पहचान लेंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा। तो बड़ा अजीब लगा। उस अपना सिर मुड़ाए हुए थे और एक तरीके से 2 खंड का वस्त्र पहने थे, नीचे धोती था, ऊपर ऐसे लपेटे हुए थे, बिल्कुल सन्यासी के वेश में। तो मैंने अपनी बिटिया को कहा कि बेटी जरा वो लाना, ढेवरी लाना। उसमें हम लोग ढेवरी में ही रहते ना। हाँ, बिजली नहीं थी तो ढेवरी जल रही थी। वो लेके आई तो उनका चेहरा मैं देखा, पहचानने में तो बड़ा असंभव लग रहा, लेकिन हंसने का अंदाज देख के मुझे लग गया कि वो आप तो आरसी जी हो। तो मैंने कहा कि आप आरसी जी हैं। तब जो है उनसे जो है जो नया परिचय होता है, उस परिचय के दौरान जो है 2 सप्ताह तक हो रहा है हम लोगों के बीच में। तो इन 2 सप्ताहों में मुझे बहुत पिंच किए। वो कहे कि हरिलाल जी हमें आपसे बड़ी निराशा है। हमने कहा क्यों। बोले कि निराशा इसलिए कि आप जैसे व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन आप तो लालू को, मायावती को और बाबा साहब अम्बेडकर को, कांसीराम को आप हीरो बना रहे हैं। आप तो जातिवादी हो गए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जातिवाद छोड़ करके अध्यात्म के रास्ते पर चलिए। इसके बाद से वो चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद से मार्च 1995 में वो एक लेटर लिखते हैं, 6 पेज का लेटर। और 6 पेज के लेटर में वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हरिलाल जी आपने जो है डॉक्टर अंबेडकर पे एक सीरियल बनाने की जो कोशिश किया, आप करोड़ों सीरियल बना लीजिए। आपके लोग, अंबेडकर के लोग मूर्ख हैं, जानवर हैं, कोई भी सीरियल उनको जो है रास्ते पर नहीं ला सकता है। और दूसरी बात मैं आपको लिखते हैं वो चिट्ठी में कि जो है मेरी नज़रों में डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति के रूप में भी बहुत साधारण थे। उन्होंने संविधान जो बनाया बासी संविधान है, दूसरे देशों का नकल है। तो उस लेटर ने मुझे बड़ा जो है आघात झकझोर दिया। हाँ। उसके बाद से मैं जो है मन बनाया कि जो है इसका जवाब दूं। तो मैं 2 बार प्रयास किया, लगभग 23-24 पेज तक लिखा, लेकिन उसके बाद से छोड़ दिया। मुझे लगा कि बात जो है अधूरी रह जा रही है। तो मेरे मन में था कि कभी जो है हम इस लेटर का भरपूर जवाब देंगे, और भरपूर जवाब देने का टाइम वही आता है। 1995 के नवंबर महीने में मैं वीआरएस लेता हूँ। वीआरएस लेने के बाद से अपनी कुछ तैयारियां करने के बाद 1997 में मैं कलम पकड़ता हूँ। तो जो कलम पकड़ा ना, तो मेरा मकसद वही था, 6 पेज के लेटर का, गोसाई जी के 6 पेज का लेटर का जवाब देना। आरसी गोसाई के 6 पेज के लेटर, 6 पेज का लेटर और 6 पेज के लेटर का जो जवाब दिया वो एक ऐतिहासिक किताब बनती है। आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ वंचितों के मूल निवासियों के संघर्ष की दास्तान। 674 पेज की किताब। 674 पेज की किताब। हाँ, 6 पन्ने के लेटर का 674 पेजों में जवाब दे देते हैं। हाँ। तो क्या आरसी जी उसको पढ़े कभी, आपके उस 674
पन्नों को वो नहीं पढ़ पाए। पढ़ नहीं हालांकि पाए। मैंने उनको दिया है, लेकिन जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। मगर उनको जवाब मिल चुका था शायद, हाँ, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। उतने मैंने कुछ ज्यादा ही उनको बाद में वो बहुत साधारण व्यक्ति निकले। हाँ, बाद में वो घर गृहस्थी वाले हो गए। हाँ। मैं सोचा था कोई एक बड़े बाबा बनेंगे, उनके भी प्रवचन सुनने वाले जो लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो खैर, कहने का मतलब ये कि जो 6 पेज का लेटर था जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला बोला गया था, हम जो सीरियल बनाए थे उसका मजाक उड़ाया था, वो मेरे लिए जो है एक चुनौती बना आपकी इसका जो सही जवाब आना चिंगारी के रूप में लिया चाहिए। गया आपके। और और उसी का जवाब मैं देता हूँ, जो आपका 674 पेज की किताब के रूप में आती है। वो किताब रिलीज होती है सन 2000 के अप्रैल महीने में। 2000 अप्रैल में। हाँ, ये मेरी पहली किताब है जो 2000 के अप्रैल में रिलीज होती है। इस किताब के रिलीज होने के बाद से मैं थोड़ा अपनी घरेलू जिम्मेवारियों में फंस गया। बड़े बेटे की शादी थी और भी कुछ काम थे। ये सब काम हम निपटा करके जब मैं दिल्ली पहुंचा तो जो चंद्रभान जी हैं, उस समय मैं वो चंद्रभान जी का बहुत करीब आ गया था, अपने फेमस जो राइटर हैं। तो चंद्रभान जी जो है ना, उस किताब को देख के तारीफ तो की है कि चलिए बड़ी बात है कि आपने 6 पेज के लेटर को जो है 674 पेज की किताब बना दिया। लेकिन मेरा कहना है कि किताब लिख के आप क्या करेंगे, समाज का इससे क्या भला होगा। वो बार बार ताना मारने लगे कि समाज में डे टू डे जो घटनाएं हो रही, इस पर कौन मार्गदर्शन करेगा। आप 3 साल में एक किताब लिखेंगे, लोग आपको विद्वान कहेंगे, आप एक बड़े लेखक के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन समाज को आपके कलम से, आपकी विद्वता से क्या लाभ मिलेगा। तो कहे कि आपको जो है पत्रकारी लेखन में आना पड़ेगा, जो डे टू डे जो समस्याएं उस पर कंटेम्प्रोरी राइटिंग कीजिए, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसी किताबों से नहीं। तो मैं बड़ी चुनौती के रूप में लिया। लेकिन हाँ, उन्होंने जब कहा ना तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि जो अखबारों के संपादकीय पेज पर छपते हैं वो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, और मैं एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं किताब तो लिख सकता हूँ, लेकिन डे टू डे जो घटनाएं उस पर मैं कमेंट्री नहीं लिख सकता। लेकिन इतना उन्होंने ताना मारा कि आपका, मैं ये है सितंबर के लास्ट वीक में 10 दिन के अंदर 3 आर्टिकल लिख डाला। 10 दिन में 3 आर्टिकल। हाँ, सितंबर के लास्ट वीक में। अब मैं आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन कैसे इसे जो है अखबार के संपादक तक पहुंचाया जाए, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं थी। तो उन दिनों मैं चंद्रभान जी के सहयोगी बन गया था। तो उनके एक काम के सिलसिले में मुझे हिंदुस्तान अखबार जाना था। वह उर्मिलेश जी के लिए कोई काम सौंपे थे हमें, तो हम गए। उर्मिलेश जी से मुलाकात हुई। मिलने के बाद से जब उर्मिलेश जी हमें, जो आज के पत्रकार हैं, वो हिंदुस्तान अखबार के गेट के बाहर जब आने लगे, तो मैं सब कहा कि सर एक प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहे कि बोलिए। मैंने कहा कि सर मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं, इन आर्टिकल को अखबारों के संपादक के पास कैसे पहुंचाया जाए, मुझे तरीका बतलाइए। तरीका नहीं पता था उस समय तक। हाँ? उस समय तक तरीका नहीं पता था। नहीं, हाँ, हाँ, तो कैसे पहुंचाया सर आपने, उसको भी बताया। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो उर्मिलेश जी ने जो है ना कहा कि जरा वो आर्टिकल दीजिए। तो 5 मिनट के लिए मैं जेब में रखा था, तीनों आर्टिकल निकाल कर देख दिया। और वो जो है बेचारे सचमुच जो है 5 मिनट तक देखे। उसके बाद से तीनों आर्टिकल अपनी जेब में रख ली। कहे कि दुशाद जी, मैं आपके आलेख लेकर के जा रहा, यदि ये 1 सप्ताह के अंदर नहीं छपता है तो फिर मैं आपको जो वापस कर दूंगा और बतला दूंगा कि कैसे जो अखबारों के संपादक देंगे। तो उन्होंने जिस अंदाज में लिया ना, मुझे लगा कि लेख छप सकता है हिंदुस्तान में। उसके उसी दिन मुझे आना था गांव, वो मैटर देने के अगले उसी दिन जो मैं गांव चला। गांव आने के बाद से मैं लगातार जो है अखबार देखने लगा, हिंदुस्तान। दिन बाद मैं देवरिया गया हुआ था। तो उस जमाने में जब भी जाते थे देवरिया, तो पहला काम होता था बस स्टैंड पर जाकर के अखबार खरीदना। तो बस स्टैंड पर जब पहुंचे तो मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान अखबार दो। हिंदुस्तान अखबार हम लिए, और अपनी आदत के हिसाब से वो पहला पेज खोजते हैं, वही संपादकीय वाला। जब संपादकीय वाला पेज खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि मेरा लेख छपा हुआ है, ओलंपिक और हम। इस लेख ने तो मेरी दुनिया बदल दी। उसने आपको काफी मोटिवेट किया। बहुत। उस जमाने में आप सोच लीजिए कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये ऐसे अखबार थे जिनकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। तो ये ऐसे राष्ट्रीय अखबारों में छपना जो है ना, ये रेयर लोगों के लिए संभव है, हर कोई उसमें नहीं छप सकता। तो ऐसे बड़े अखबार में पहले ही प्रयास में मेरा लेख छप जाओ, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो इस लेख ने जो है ना मेरे जीवन की धारा बदल दी, और हमने संकल्प लिया कि अब जो है हम पत्रकारी लेखन करेंगे। उसके बाद से तो मैं पत्रकारी लेखन करने लगा,
और ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैंने भारतीय पत्रकारिता के सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए हैं। इतना लिखा, इतना लिखा, हो ही संभव ही नहीं। अब नाम मैं किसका लेने जाऊं, लेकिन जितने भी पत्रकार हुए, जितने विषय पर मैं लिख सकता हूं, उसके आधे विषयों पर लिखने वाला भारत में कोई पत्रकार नहीं हुआ। पत्रकारिता से जुड़ी मेरी किताबें जितनी है उतनी और किसी के पास। कौन कौन सी किताबें सर? 2006 से मैं डाइवर्सिटी ईयर बुक निकालने लगा। तो डाइवर्सिटी ईयर बुक में साल भर में मैं जितना लिखता था सारा कुछ मैं इसमें कलेक्ट डाल देता था। इसके पहले जो है मैं कितनी मात्रा में लिखा, अखबारी लेखा ना, आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2005 में मेरी 3 किताबें एक साथ रिलीज हुई। 2005 में? हाँ, एक किताब थी सामाजिक परिवर्तन और बीएसपी। सामाजिक परिवर्तन और बीएसपी। मैंने बीएसपी के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में जितना लिखा लिखा उसका वो कलेक्शन था। दूसरी किताब जो आती है उसमें 600 पेज की सामाजिक परिवर्तन में बाधा की। ये सारी किताबें जो है मेरे अखबारी लेखों का कलेक्शन था। बात कर रहे थे एच.एल. दुसाद साहब के साथ, जो कि डाइवर्सिटी मिशन के जनक है। हमने अब तक जाना कि उनका आरंभिक जीवन कैसा बीता, फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, कौन कौन सी किताबें लिखी और उन्होंने अपने पत्रकारिता लेखों को किताबों के रूप में किस तरह से बदल डाला। आगे के जीवन में हम बातें करेंगे। हम फिर बात करते हैं एच.एल. दुसाद साहब से। फिर क्या हुआ सर? आपने शुरुआत में 2005 में 3 बुकें लेख वाली छाप दी, डाइवर्सिटी ईयर बुक निकाल दिया उससे पहले। फिर आगे की क्या रहा है सर, उसके बारे में बताएं सर। अब जिससे चंद्रभान जी के प्रेरणा से जो है मैं अखबारी लेखन का मन बनाया, तो 2000 से मैं अखबारी लेखन करने लगा। बाद में चल करके मेरे अखबारी लेखों का कलेक्शन जो है ऐसी ऐसी खास किताबों के रूप में आता है। इसी क्रम में 2002 में एक बड़ी घटना घटती है। अपने जानने की कोशिश किया कि मैं डाइवर्सिटी से कैसे जुड़ा, डाइवर्सिटी से मेरा एक पहचान कैसे बनी। तो 2002 में आपका भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको ऐतिहासिक भोपाल सम्मेलन कहते हैं। ऐतिहासिक भोपाल सम्मेलन। हाँ, 2002 में 12 और 13 जनवरी 2002 को 2 दिवसीय एक प्रोग्राम रहा। बोलते रहे सर। तो इसी प्रोग्राम से राष्ट्रीय स्तर पर जो है डाइवर्सिटी की आइडिया प्रोपगेट होती है। इसके पहले चंद्रभान जी जो है 2001 से वो डाइवर्सिटी केंद्रित जो है लेख अपने कॉलम में लिखने लगे। चंद्रभान जी भारत के पहले कॉलमनिस्ट थे। कॉलमनिस्ट वो होता है जिसके लिए अखबारों में एक अस्थायी जगह रहती है। तो उनको जो है द पायनियर अखबार में कॉलम लिखने का मौका मिला। उस कॉलम का सद्व्यवहार करते हुए 2001 से जो है डाइवर्सिटी पर लिखने लगे। तो डाइवर्सिटी पर पहला लेख में उनका जो है आया हुआ था, गांव गांव से पहुंचा था लखनऊ। लखनऊ में जब लेख पढ़ा तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि चंद्रभान जी आपने आज के कॉलम में क्या ये लिख दिया है, ये तो बात देश में आग लग जाएगी। क्या ये विश्वास किया जा सकता है जो आप लिख रहे हैं? बोले कि आप ऐसा क्या लिख दिया था उन्होंने? हाँ, तो मैंने कहा कि ये कैसे संभव है? बोले कि आप दिल्ली आइए, मैं उसका स्रोत दिखलाता हूँ। तो लिखा था क्या उन्होंने बतलाया था कि अमेरिका में डाइवर्सिटी के तहत वहाँ के ब्लैक्स को सिर्फ नौकरियों में नहीं, सप्लाई में, डीलरशिप में, फिल्म, टीवी, A to Z तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलती है। तो तब तक इस देश में क्या धारणा थी कि सिर्फ दलितों को ही रिजर्वेशन मिलता है। दलित भारत में ही रिजर्वेशन है, दुनिया में और कहीं रिजर्वेशन नहीं। जितने जो है आपको आगे बढ़े हुए देश में वहाँ ऐसी कोई धारणा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट दिया तो उससे तो पता चला कि आरक्षण के मामले में भारत बौना है। तो यही बात मैं चंद्रभान जी को कहा कि यदि लोगों को जानकारी मिल जाए तब तो देश में आग लग जाएगी। आपने एक लेख में लिखा है कि अफ्रीका में इतने % का रिजर्वेशन, और ये सारी पूरा एक लेख के माध्यम से वो सर बताएं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी कंट्री में कितना कितना किस तरह का रिजर्वेशन है, थोड़ा सा हमारे दर्शक जान पाए। पहले रिजर्वेशन के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि एक आम धारणा है कि सिर्फ भारत में ही रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि ये भ्रांत धारणा है। अच्छा, रिजर्वेशन की शुरुआत जो है वैसे तो ये है बहुत पहले से होती रही, लेकिन इसकी अलग असल लड़ाई जो है डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी। यहाँ मैं थोड़ा आपके पाठकों को बतलाना चाहूंगा। हम लोग अंबेडकर साहब का जिक्र करते हुए अंबेडकरवाद का अक्सर जो है चर्चा करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, फलाना अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवाद यहाँ तक आगे बढ़ गया। तो तमाम चीजें तो हमने सुनते हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद की परिभाषा क्या है ये बहुत कम सामने आया है। बहुत कम लोगों ने जो है
अम्बेडकरवाद को डिफाइन करने की कोशिश किया। हमने इस दिशा में प्रयास किया कि जब हम बाबा साहब का इतना जिक्र करते हैं, उनके वाद को इतना हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि इसको डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए कि आखिर ये वाद क्या है। तो हमने जो खोज किया, उस खोज का नतीजा ये निकलता है कि जन्मगत कारणों से, जन्म के आधार पर जो है, जाति, लिंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत किए गए लोगों को, एक्सक्लूड किए गए लोगों को शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाना ही अम्बेडकरवाद है, और इसका औजार है रिजर्वेशन। बाबा साहब का ये कंसेप्ट, बाबा साहब के कंसेप्ट के अनुसार। तो रिजर्वेशन क्या है कि जन्मगत कारणों से, जिसे भारत में दलित पिछड़ों को अगर जो है तमाम वंचना के शिकार होना पड़ा तो जन्म के कारण, हम आप दलित और वंचित समुदाय में पैदा हुए, इसलिए हमें जो तमाम चीजों का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से आप देखें कि सारी दुनिया की महिलाएं जो है उस शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत रही, इसलिए रही कि वो जो है आपका ये है नारी के रूप में पैदा होती हैं। सारी दुनिया के ब्लैक्स जो है आपका जो है जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है उससे एक्सक्लूड रहे। तो जितने भी जन्म के आधार हो वंचित किए गए तबके हैं, सबको जो है आपका ये है उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है। तो भारत में जो आरक्षण व्यवस्था लागू होती है वो जाकर के सबसे पहले जो है अमेरिका का राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन जो है इस आइडिया को अडॉप्ट करते हैं, और भारत में रिजर्वेशन जहाँ सिर्फ नौकरी तक था, शिक्षण संस्थाओं के एडमिशन तक था, पॉलिटिक्स तक था, उसको वो जो एक्सपेंड कर देता है, और एक्सपेंड करके जो है अमेरिका में जो है डाइवर्सिटी के जरिए आरक्षण को सर्वव्यापी आरक्षण का रूप दे दिया जाता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ प्रतिनिधित्व न हो। ब्लैक्स को जो आरक्षण वहां दिया गया एकदम तो आरक्षण असल में है क्या कि जिनको हजारों साल से डिप्राइव किया गया जबरन, धार्मिक कानूनों के तहत या विभिन्न कारणों से जिनको जो है जन्म के आधार पर जबरन भी किया गया, उनको जो है रिजर्वेशन क्या है कि ये जबरन शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिला जाता है। जो एक्सक्लूडेड पर्सन है उनको कानूनन, उनको फोर्सिबली जो है शेयर दिलाता है। ये है आरक्षण, जिसकी शुरुआत मान लिया जाए कि अम्बेडकर के सौजन्य से भारत से जरूर हुई, लेकिन बाद में चल के पूरे देश में फैलता है। बाबा साहब का ये रिजर्वेशन अमेरिका से आगे बढ़ करके जो है न्यूजीलैंड में जाता है। न्यूजीलैंड में भी जो वहाँ के मूल निवासी है तमाम से सोर्सेज ऑफ पावर से बहिष्कृत रहे, आपका जो ऑस्ट्रेलिया में बहिष्कृत रहे, और सबसे बड़ा बहिष्कार जो है आपका साउथ अफ्रीका में होता है। भारत से किसी देश की साम्यता अगर हो सकती है, सिमिलरिटी हो सकती है, तो दैट इज साउथ अफ्रीका। भारत एक ऐसा देश है, हम कहते हैं कि विविधता में देश है। तो भारत की सामाजिक विविधता क्या है कि यहाँ पर सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में ये 4-5 सामाजिक समूह हैं। तो यहाँ जैसे 4-5 सामाजिक समूह है, उसी तरीके का विभाजन जो है आपका साउथ अफ्रीका में है। भारत में जैसे सवर्ण है उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में 8 या 9% गोरे थे। वहां पर जो है 11% के आसपास जो है एक कलर्ड ग्रुप हुआ करता था। कलर्ड में जो है आपका एशियाई मुल्कों से गए हुए जो प्रवासी हैं वो आते, गेहुआ रंग के लोग, हाँ गेहुआ रंग के, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद से जो है ये अफ्रीकन मूल के लोग, अफ्रीकन निग्रो। तो जैसे भारत में एक तरीके से जाति व्यवस्था के तहत हम लोग कहते हैं कि भारत कई जातियों में बटा हुआ, उसी तरीके से कलर के रूप में बटा है, उसी तरीके से ब्लैक्स भी बटे हुए हैं। जो निग्रो है ना, जो ब्लैक्स है ना, उनमें भी विभाजन है। वहां पर 34 किस्म का विभाजन है। अब भारत में जैसे हमारे दर्शक का जान पाएंगे, पहली बार जानेंगे बहुत सारे मित्र कि साउथ अफ्रीका में 34% का विभाजन है कलर के आधार पर। और जिस प्रकार भारत में जाति के आधार पर विभाजन है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में कलर के ऊपर विभाजन है। हमने अभी जाना सर से जन्मगत कारण, यानी जन्म के आधार पर जिनको डिप्राइव किया गया, जिनका शोषण किया गया, उन कारणों की वजह से जो उनको आरक्षण मिला, जो उनको अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास किया गया, वही वास्तविक अम्बेडकरवाद है। तो अम्बेडकरवाद की बड़ी सरल सी परिभाषा दी। अब आगे बात करते हैं सर, साउथ अफ्रीका वापस चलते हैं सर, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये जिसे भारत की तुलना कई देशों से होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस देश से हमें तुलना करनी चाहिए वो वास्तव में साउथ अफ्रीका है। जैसे साउथ अफ्रीका में का वहाँ का जो ये प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो डोमिनेटिंग सोशल ग्रुप है, वो गोरे हैं, जिनकी संख्या 8-9% के आसपास हुआ करती थी। लेकिन जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, हाँ यहाँ मैं बतलाना चाहूँ कि ये शब्दावली जो है ये हमारी इजाद की हुई शक्ति के स्रोत, हर जगह आप देखेंगे आप ही के शब्द है। हाँ, मेरे शब्द हैं।
तो समाज में शक्ति के चार जिस स्रोत होते प्रकार हैं। मार्क्स ने भौतिकवाद सिद्धांत दिया, उसी प्रकार हम एच.एल. दुसाद की बात करें तो ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं, शक्ति के स्रोतों की बात करते हैं। शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की सारी दुनिया की जो लड़ाई है ना, आपका जो है असमान बंटवारे को लेकर के है। मार्क्स भी जो है असमान बंटवारे के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। तो हम जो बात कर रहे हैं कि शक्ति के स्रोतों का जो असमान बंटवारा कैसे होता है, तो इसमें शक्ति के चार स्रोत होते हैं। आर्थिक में ऑल अर्निंग एक्टिविटी जो आ जाती है। नंबर 2 में राजनीतिक, जिसमें राजनीति की तमाम संस्थाएं। तीसरा है एजुकेशनल और चौथा है धार्मिक। ये 4 सेक्टर है। जब इन चारों सेक्टरों से जो है ना आदमी समृद्ध होता है, इन चारों सेक्टरों में हिस्सेदारी होती है, आप देखते हैं कि रूलिंग क्लास बनता है। दलित पिछड़ों के जो थे आपका जो वंचना के कारण है, ये जो शक्तिहीन बने, उसका कारण यही है कि वर्ण व्यवस्था के अर्थशास्त्र के तहत हजारों साल से जो है दलित पिछड़ों को और महिलाओं को जो शक्ति के चार स्रोत है, इसे एक्सक्लूड करके रखा गया, बहिष्कृत करके रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर का कमाल ये है कि उनका आरक्षण और कुछ नहीं, जो एक्सक्लूडेड तबके हैं, जो शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत हैं, उनको रिजर्वेशन के जरिए जो है वो शक्ति के समस्त स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाते हैं। तो ये इससे जो है असमानता जो टूटती है। साउथ अफ्रीका में इसका बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि 1994 में साउथ अफ्रीका जो है गोरों की सत्ता से मुक्त होता है। पहले उनकी मोनोपोली थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन मंडेला के प्रयासों से वहां पर लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद से जो गोरे शासक हैं वो तैयार हो जाते हैं सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कि वोट के द्वारा सत्ता परिवर्तन होगा। 1994 में जो है वो चुनाव होता है। चुनाव के बाद से मंडेला सत्ता में आते हैं। जब कालों की सत्ता कायम होती है वहां पर, उसके बाद से वहां पर स्थिति ये पैदा होती है डॉक्टर साहब कि आज जो है गोरे साउथ अफ्रीका छोड़ के भाग रहे हैं। गोरे जो सदियों से 200 सालों तक 7 से 8% लोग जो है 80 से 90% सोर्सेज ऑफ कब्जा पावर पर कब्जा जमा करके बिल्कुल ह्यूमन कैटल की स्थिति में पहुंचा दिए थे अफ्रीकी ब्लैक्स को। तो इनके हाथ में जब सत्ता आती है तो सत्ता के जोर से वहां ऐसा कानून बनता है कि जिस रेशियल ग्रुप का, जिस नस्ली समूह का जो संख्या अनुपात है, उसी अनुपात में उसको जो है अवसरों को भोग करने का अधिकार मिलेगा। सत्ता के इस उपयोग के बाद से क्या होता है कि जो गोरे 8% जिनकी संख्या थी और जो 80 से 90% सोर्सेज पर कब्जा जमाए हुए थे, वो जो है 7-8% पर सिमटने के लिए बाध्य होते हैं। और बाध्य होने के बाद से क्या होता है कि उनके हिस्से की जो ये थी सोर्स ऑफ पावर था, वो जो है वंचितों में डिस्ट्रीब्यूट होने का एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है और यहाँ से साउथ अफ्रीका में इक्वलिटी पैदा होती है। और दूसरी बात है कि जब इनकी मोनोपोली टूटती है तो उसके बाद ये साउथ अफ्रीका छोड़ करके भागने लग जाता है। एक तरीके से कहिए तो वंचितों की शक्ति का, वंचितों के आरक्षण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो साउथ अफ्रीका में होता है। अगर तमाम सामाजिक समूहों को उनके संख्या अनुपात में आप आरक्षण सुलभ करा दो। साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा दृष्टांत स्थापित किया कि दुनिया के में जहाँ विविध समाजों का अवस्थान है, जहाँ वेरियस सोशल ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ प्रत्येक सोशल ग्रुप को उनकी संख्या अनुपात, उनके अनुपात में यदि हिस्सेदारी सुनिश्चित करा दी जाए तो ये गैर बराबरी की समस्या, जो मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या का खात्मा हो जाएगा। और जो डोमिनेटेड ग्रुप है, जिसका एक अधिकार है तमाम शक्ति के स्रोत पर, वो जो है आपको साउथ अफ्रीका की गोरों की स्थिति में पहुंच सकता है और हालात ऐसे बन सकते हैं कि वो देश छोड़ के भाग भी सकता है। भारत में जो है आज वो स्थिति है जो मंडेला के आने के पहले साउथ अफ्रीका में गोरों की थी। साउथ अफ्रीका के गोरे 8 से 9% जिस तरीके से 80 से 90% हर जगह कब्जा जमाए हुए थे, आज भारत में लगभग वही स्थिति है कि थोड़े से लोगों का जो है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जब मंडल कमीशन जो था, क्या था मंडल कमीशन, किस तरह से आया, क्यों नहीं वो लागू क्यों नहीं हुआ, और क्या समस्याएं और किस तरह की मांगे इस समय चल रही कि मंडल कमीशन को लागू करो, जातिगत जनगणना कराओ, ये सब मुद्दा क्या है सर? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। हाँ, इसके विषय में ये है कि जैसे बताऊं आपको कि सारी दुनिया में जो है रिजर्वेशन है। अब जो रिजर्वेशन जो है ये हम लोगों को पुनः पैक्ट के जमाने से SC/ST को मिलना शुरू होता है। आज़ाद भारत में जब संविधान बनता है तो संविधान में जो SC/ST के लिए अस्थायी तौर पर आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। और आरक्षण से दलितों के जीवन में, आदिवासियों के जीवन में जो एक चमत्कारिक बदलाव आता है, इससे प्रेरित होकर के दुनिया के दूसरे मुल्क भी जो है अपने देश के वंचितों को अच्छे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए आरक्षण लागू करना शुरू करते हैं।
तो 1932 में पूना पैक्ट के जमाने से शुरू हुआ आरक्षण, जो बाद में चल करके अमेरिका जैसे देश को अट्रैक्ट करता है। वो आरक्षण अमेरिका में तो 1970 के समय में लागू हो जाता है, लेकिन भारत के पिछड़े इससे वंचित थे। संविधान में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर वो चाहते थे कि, उनको पता था कि पिछड़े भी जो है डिप्राइव हैं, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो जबरन व्यवस्था ना करके उन्होंने एक ये कर दिया कि एक अंतराल के बाद अध्ययन किया जाए, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए भी जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में चल करके 1953 में जो है काका कालेलकर आयोग गठित होता है। काका कालेलकर आयोग जो है अपना वो रिपोर्ट देता है, लेकिन उसको नहीं माना जाता है। नहीं माने जाने के बाद से जो पिछड़े जो है आरक्षण से वंचित रहते हैं। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, तो उस सरकार का वादा था कि हम जो है ये आपका जो पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए जो काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने वादा किया था। इसी वादे के तहत जो है आपका बाद में चल करके यहाँ पर जो है वो आयोग होता है, बीपी मंडल का आयोग गठित होता है। वो आयोग जो है 1980 में इंदिरा जी के ज़माने में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा था, उसको जो है जनता के बीच प्रकाशित नहीं किया जाता था। बाद में एक ऐसे हालात कुछ बनते हैं कि बीपी सिंह के समय में जो है उसको 7 अगस्त 1990 को रिलीज किया जाता है। इस आरक्षण के लागू होने के बाद से भारत में रिजर्वेशन का दायरा जो एक्सटेंड कर जाता है, जो पहले जो है 22.5 तक था, SC ST तक सीमित था, वो बढ़ करके जो है लगभग ये 50% तक पहुंच जाता है। और आरक्षण का दायरा जब बढ़ता है, तब जाकर के इस देश में एक तरीके से समझ जाइए कि जो इस देश का जो सुविधा भोगी वर्ग है, वो जो है नए सिरे से एक क्लास सिस्टम शुरू कर देता है। इसी आरक्षण को रोकने के लिए आपको भारत में जो है मंदिर आंदोलन की शुरुआत है। इसी मंदिर के आंदोलन के जरिए जो है लोगों की जो जाति चेतना थी, मंडल रिपोर्ट ने जो किया था क्या कि दलित वंचितों में जो है एक एक्सप्रेशन पैदा किया था। इनको लगा कि हम जो है संगठित होकर के सत्ता पर कब्जा जमा सकते हैं। उनको लगा कि हम सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से अपनी तमाम समस्याओं से जो है निजात पा सकते हैं। जब ये मानसिकता दलित वंचितों में ग्रो करने लगी, वैसी स्थिति को देखते हुए ही आपका जो है 25 सितंबर 1990 से जो है अडवाणी जो है वो आपका ये रथ यात्रा निकालते हैं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलते हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि लोगों की जो चेतना थी, दलित वंचित जो थे, अपनी उन्नति की बात भूल करके जो है वो धार्मिक चेतना के राजनीतिकरण के शिकार हो जाते हैं। वो धर्म में अपनी मुक्ति ढूंढने लगे, और वहाँ से धीरे धीरे जो है आपको जो हिंदुत्ववादी सरकार है, जो भाजपाई सरकार है, उसकी जमीन पुख्ता होने लगती है। और ये कैसा अंतराल आता है कि वो जो है अप्रतिरोध अनचैलेंजिंग बन जाती है। आज की तारीख में भाजपा जो है वो चैलेंज के बाहर है, मजबूती से सत्ता कायम हो सकती है। और उसका एकमात्र जो उसका इंटेंशन है सारे आरक्षण का खात्मा। सर, ये जो EWS आरक्षण जो लागू हुआ, हाँ, इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये किस प्रकार का आरक्षण है? ये लागू होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इस पर नहीं, ये बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए। हुआ ये था कि जो मोदी जी है आपका 2014 में सत्ता में आते हैं, तो 2014 से लेकर के अब तक उनकी जो ये है एक्टिविटी है, 2014 से लेकर के अब तक उनकी एक्टिविटी है, उस पर यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मोदी जी ने जो है एक वर्ग संघर्ष का खेल खेला है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की थ्योरी दिया है। वर्ग संघर्ष के तहत वो कहते हैं कार्ल मार्क्स की पूरी दुनिया में 2 समूहों का स्थान है। एक वर्ग वो है शासक और दूसरा हाँ, जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, हमारी भाषा में शक्ति के स्रोतों पर जिसका एक अधिकार है, और दूसरा वो है जो शक्ति के स्रोतों से वंचित है। तो ये दोनों वर्ग जो है आपस में हमेशा संघर्ष रख सकते हैं। तो जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वो जो है सत्ता उसके हाथ में जब आती है, तो उसका उपयोग जो है इस डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए करता है। तो जब मोदी के हाथ में सत्ता आती है, तो उस सत्ता का इस्तेमाल जो है एक तरीके से वर्ग संघर्ष छेड़ते हुए वो करते क्या है कि जहाँ जहाँ आरक्षण है उसके खात्मे की दिशा में वो अपने आप में प्रयास करने लगते हैं। आपको बताऊं कि 5 अगस्त 2018 को एक बयान जारी किया था नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि आरक्षण कहाँ है, आरक्षण तो खत्म हो चुका है, आरक्षण जब जमीन पाई गई नहीं तो आरक्षण की बात करना बेमानी है। तो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से
धीरे धीरे आरक्षण को लगभग जो है कागजों की शोभा बना दिया। और मोदी ने सिर्फ कागजों की शोभा नहीं बनाया, वो नए नए आरक्षण के जरिए जो है अपने लोगों को, जो भारत का जो सुविधाभोगी वर्ग है, उसको जो है सत्ता में भागीदारी दिलाने लगे। इसी क्रम में जा करके आपका जो है 2019 के जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो ये 7 दिन के अंदर लागू हो जाता है। 7 दिन के अंदर जो आपका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है वो लागू हो जाता है। उसी के कुछ दिन बाद जो है आपका ये लेटरल एंट्री का ये होता है। लेटरल एंट्री के तहत बिना परीक्षा दिए जो है आप उस पद को एंजॉय कर सकते हैं जो IAS वगैरह के लिए बना है। तो मोदी जी ने जो है इस तरीके से आरक्षण के खात्मे में अपनी सारी ऊर्जा लगाई और नए सिरे से जो है किस तरीके से जो है प्रभुत्वशाली वर्ग को और शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी मिले, इस दिशा में प्रयास करते रहे। इसी क्रम में जो है आपको EWS आरक्षण आता है। अब तक हमने बात की सर के आरंभिक जीवन के बारे में, हमने बात की इनका किस तरह से पत्रकार बने। अब हम सर की किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लें सर, आप थोड़ा सा राहत ले लेंगे आप? ना ठीक है, शुरू कर स्टॉप कर दे 2 मिनट।